गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा मैं बता दी हूँ वो बेटा। श्री गुरुवे नमः। कल डिस्कस हुआ तो सबने बोला कि केस दिखाया जाए। तो कल का टॉपिक क्या था रूपाली? कल का टॉपिक क्या था? देखो, फंडामेंटल्स ऑफ होम्योपैथी। फंडामेंटल ऑफ होम्योपैथी। हाँ, तो जो बच्चे क्लास में कल नहीं थे या जो हैं, एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं। ये जो 7 पॉइंट लिखे हैं पूरी होम्योपैथी इसी पर निर्धारित है। ठीक है, तो लॉ ऑफ सिमिलर, सिमिलर का मतलब हमको पोर्ट्रेट, हमको एक दवाई का चुनाव करना है जो कि एग्जैक्टली सिमिलर होनी चाहिए, पहला नियम। दूसरा सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स का मतलब होता है सिंगल मेडिसिन, एक ही दवाई देनी है, उसके साथ दूसरी या तीसरी दवा या कॉम्बिनेशन हमको नहीं देना है। तीसरा मतलब है लॉ ऑफ मिनिमम, आप एक डोज देके छोड़ दीजिए, उसके बाद वेट एंड वॉच करिए, इसका मतलब ये है। ड्रग प्रूविंग, हमको हमेशा उसी दवाई का चुनाव करना है जो वेल प्रूवन ड्रग्स हैं। थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, हेनीमैन सर कहते हैं बिना मियाज्म के कोई भी बीमारी आपके शरीर में नहीं हो सकती, तो आप क्रॉनिक डिजीजेस और मियाज्म को पढ़ें, तभी आप किसी बीमारी को क्योर कर पाएंगे। छठा पॉइंट कहता है थ्योरी ऑफ वाइटल डिजीज एनर्जी, वाइटल फोर्स, वाइटल प्रिंसिपल, आप कुछ भी कह सकते हैं। हमने वाइटल फोर्स पढ़ा, सब कुछ वाइटल फोर्स पर ही होने वाला है। हेल्थ से लेके बीमारी और बीमारी से लेके हेल्थ, सारी प्रक्रिया, होम्योपैथी की दवाई की पूरी प्रक्रिया, सब कुछ वाइटल फोर्स पर ही होने वाला है। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, इसका मतलब है हमको पोटेंसी, पोटेंटाइज मेडिसिन ही चाहिए, हमको बहुत मदर टिंचर के बारे में नहीं सोचना है, हमको एक पोटेंटाइज मेडिसिन चाहिए। ये हम लोगों ने कल लॉ पढ़े, और उसी लॉ पे क्या प्रैक्टिकल होता है, कैसे होता है, वही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। कल हम लोगों ने एक केस देखा था, आज मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपके सामने करने जा रही हूँ। ये एक महिला है जिनका नाम XYZ, नाम हम लोग कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, किसी की पहचान को नहीं बता सकते। उम्र जब हमारे पास आई थी तो ये 67 थी, इसमें गलत लिखा है 67 ईयर्स, फीमेल महिला। इनको सीओपीडी, सीओपीडी आप समझते हैं, एक लंग और हार्ट से कंबाइंड एक डिजीज होती है, और जिसमें बेसिकली लंग्स, ब्रोंकिया, आपके लंग्स की सबसे कठिन बीमारी सीओपीडी, मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसका कोई इलाज नहीं है, जो क्योरेबल नहीं है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में यही पढ़ा हुआ है। एस्थमा उनको 25 साल से था। कोविड के बाद से, इवन कोविड के बाद से सीओपीडी क्या कहेंगे, सीओपीडी हुआ, लेकिन सीवियर एस्थमा उनको 2015 से स्टार्ट हुआ, जब वो रिटायर हुई। जब वो रिटायर हुई और घर में रहने लगी, तब वो एस्थमेटिक और सीवियर होती चली गई। पेशेंट बीमार 25 साल से है, वो अंडर ट्रीटमेंट में ही है, इनहेलर लेता है, लेकिन जब 2015 हुआ, जब वो रिटायर हुई, उस टाइम पर इनको एस्थमा हुआ। क्या महसूस कर रहे हैं? ये वीडियो में हाँ, दिखाऊं। ठीक लगता है, काफी अच्छा। मतलब सांस फूलती तो है, सुबह उठते तो फूलती है।
इसके साथ साथ आपको मैंने केस दिखाया, यहां पर लंग्स में बाइलेटरल सिस्ट हैं, छोटी छोटी टिनी साइज की असंख्य गांठें जिनको बोलते हैं, और कैल्सीफाइड सिस्ट हैं। रिपोर्ट इसकी ये रही, जिसमें लिखा हुआ है डिजेनरेटिव चेंजेस सीन इन डॉर्सल एंड सर्वाइकल वर्टिब्री। डॉर्सल एंड सर्वाइकल वर्टिब्री का मतलब होता है हमारा रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में सबसे पहले सर्वाइकल आता है, फिर डॉर्सल आता है। तो सर्वाइकल और डॉर्सल दोनों ही पोजीशन में वहां पर डीजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद अगला लाइन लिखा है एथेरोस्क्लेरोसिस वॉल कैल्सिफिकेशन सीन इन आर्च ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा। जो हमारी आर्टरीज होती हैं जिनसे ब्लड सप्लाई होता है, एओर्टा जो हमें हार्ट में ब्लड सप्लाई करता है, वहां पर एक कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया है। जब कैल्शियम का डिपोजिशन हमारी बॉडी में हो जाएगा तो नैरोइंग ऑफ वेन्स हो जाएगी, नैरोइंग ऑफ आर्टरीज हो जाएंगी, ल्यूमेन छोटा हो जाएगा, तो जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहने लगेगा। उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, ये पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और उनको हाई बीपी था भी। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन, यहां पर जो हार्ट को सप्लाई ब्लड वेसल करते हैं वहां पर भी कैल्सिफिकेशन है। आप समझ सकते हैं कि कैल्शियम डिपोजिशन इनके आर्टरीज में स्टार्ट हो गया है। अब हम लंग्स की बात करते हैं। फ्यू सिस्ट आर सीन इन बाइलेटरल लंग्स इन्वॉल्विंग ऑल लोब्स। तो सभी लोब्स में, दोनों तरफ लंग्स के, वहां पर छोटे 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 टिनी टाइनी सिस्ट हो गए हैं, जो कैल्सिफिकेशन है, कैल्सिफाइड है, कैल्शियम डिपोजिशन है। देयर इज एविडेंस ऑफ पेरिफेरल predominant centrilobular nodules seen in bilateral upper and lower lobes। राइट साइड ज्यादा है, लेफ्ट साइड कम है, और few of the nodules are show tree in bulb appearance। पेरिफेरल प्रीडोमिनेंट सेंट्रीलोबुलर नोडुल्स मतलब कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी इनलार्ज हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं पैथोलॉजी कितनी हाई है यहां पर। फ्यू ऑफ नोडुल्स आर ट्री इन बल्ब अपीयरेंस मतलब एक पेड़ जैसे गुच्छे के हैं। उसके बाद मिनिमल ब्रोंकियल वॉल थिकनिंग इज सीन इन बाइलेटरल लोअर लोब्स। दोनों तरफ लोअर लोब्स में यहां पर ब्रोंकियल वॉल जो स्ट्रक्चर है लंग्स का, वहां पर भी थिकनिंग हो चुकी है, मोटी हो चुकी है वॉल। सजेस्टिव ऑफ इन्फेक्टिव इटियोलॉजी, कहीं इन्फेक्शन हुआ होगा या ब्रोंक्योलिटिस हुआ, ब्रोंकोलाइटिस हुआ। इन्फेक्शन ब्रोंक्योल्स में इन्फेक्शन मतलब ब्रोंक्योलाइटिस। वो क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि आप डायग्नोसिस स्वयं बनाइए। ये जब मेरे पास आई थी तारीख, ये रिपोर्ट है 2/4/2022 की। ये रिपोर्ट मैंने नहीं कराई, ये रिपोर्ट किसी डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव जी ने कराई, और उन्होंने बोला कि अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अस्थमा आपको जिंदगी भर रहेगा और इन गांठों का कोई इलाज नहीं है। मतलब 25 साल से अब तक पेशेंट एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेता रहा, उसने होम्योपैथी को तब तलाशा जब डॉक्टर ने कह दिया आपको इलाज नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हमारे पास पेशेंट किस स्टेज पर आता है जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। एक्चुअली हमें वैसे ही पेशेंट चाहिए कि उनके पास कोई ऑप्शन ही ना हो, क्योंकि फिर वो ठहरते नहीं है। वो 1-2 महीने दिखाएंगे, कुछ एग्रीवेट हुआ वो चले जाएंगे। जब उन्हें पता है कि इसका कोई इलाज नहीं है तो वो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज होती है। कम से कम पेशेंट हमारे पास ठहरेगा तब हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। लेकिन कई बार दवाई ऐसा जादू करती है कि उसको ठहरना ही पड़ता है। इस केस में मैं आपको वीडियो सुनाती हूँ। वो वीडियो फर्स्ट डे का नहीं है, मैंने फर्स्ट डे वीडियो नहीं बनाया था। हिस्ट्री लेते समय एक है कि डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, इस वजह से कोई वीडियो नहीं बना। फिर उसके बाद 1-8 महीने बाद का वीडियो है, वो मेडिसिन देने के बाद का, वो आप सुनिए।
फिर हम आपको आज एक एक डिटेल बताएंगे इस केस के बारे में, कैसे एक हिस्ट्री लेना है, कैसे दवाई का चुनाव, कैसे क्या सिम्टम्स को लेना है, इतनी पैथोलॉजी ली, हमें क्या सिम्टम्स का चुनाव करना है। तो आप इसको सुनिए। ठीक है। तो ये कि फोटो एलर्ट जब ले लेते हैं, हाँ, तो आवाज आ रही है? क्या महसूस कर? आवाज सबको सुनाई दे रही थी? मैम कम आ रही है। हाँ, थोड़ा कम आएगी, क्योंकि अब ये साउंड कंप्यूटर की साउंड है। क्या समझ में आएगी, बताना मुझे। हेलो, ठीक लगता है, काफी अच्छा। मतलब सांस फूलती तो है, सुबह उठते तो फूलती है। ठीक है। तो ये है कि सुनाई दिया कुछ? जी मैम आ रही है। समझ आ रही है बात? जी मैम। फोटो एलर्ट जब ले लेते हैं, हाँ, तो फिर नॉर्मल चलने फिरने लगते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर पाते हैं। पेशेंट ये बोल रही है कि सांस तो फूलती है, लेकिन हम रोटोरिलर ले लेते हैं तो हम अपना काम कर पाते हैं और थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर पाते हैं। उसके नहीं करता। 28/3 को मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था। उस समय क्या सिचुएशन थी और क्या क्या मेडिसिन आप ले रहे थे? उस समय तो मैडम बहुत ज्यादा वो थी, तबीयत गड़बड़ थी, और नेबुलाइजर तो लेना ही पड़ता था 2 बार सवेरे और शाम। ठीक है। पेशेंट मेरे पास 28/3/2022 को आई थी। उस समय सिचुएशन ये थी कि इनहेलर लेती थी, दोनों टाइम नेबुलाइज करती थी। तो 3-4 एवेवीज करके दे रहे थे, डेरिफाइलिन 300 और कोई एक मेडिसिन है, उसका नाम मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन एक डेरी फाइलिन 300 में सुबह शाम ले रही थी। एक स्टेरॉयड है ये, और ये बहुत डेंजरस होता है शरीर के लिए। वो सुबह शाम ले रही थी, 2 टाइम दे रहे थे। 2 टैबलेट दोनों टाइम। इतना, हाँ, एफडीएम 4 करके टैबलेट थी, तो शाम को लेते थे। ठीक है। कोई एक टैबलेट शाम को भी। इतना मेडिसिन लेने के बाद क्या सिचुएशन होती थी उस टाइम पर 28/3 जब आपने इलाज शुरू कराया, उससे पहले? उस समय तो, उसके पहले तो मैडम बहुत खराब था। क्या खराब था? यही सांस बहुत फूलती थी। क्या क्या कर पाते थे आप? करते वो तो कुछ नहीं कर पाते थे मैडम, थोड़ा ही सा चलते थे, मूवमेंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, हाँ, मेरी। जैसे बैठे रहते थे तो कुछ नहीं है, बातें कर रहे हैं, और काम तो कुछ करते ही नहीं थे घर पे। बात करने से भी सांस फूलती थी? नहीं, सब बात करने से नहीं, हाँ, जरा पहले थोड़ी ज्यादा करते थे तो फिर हाँ, तो फूलने लगते थे। और थोड़ा भी वर्कआउट किया आपने? थोड़ा वर्कआउट नहीं कर सकते। पेशेंट ने बोला कि बैठे हैं तो सांस नहीं फूल रही है, जरा सा मूवमेंट किया। मैं उसी की भाषा बोल रही हूँ ताकि आप रूब्रिक बनाने में आपको दिक्कत ना हो। आप सबको ये काम करना है। आप सभी लोग सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम रूब्रिक पूछेंगे आपसे। तो उसने कहा कि बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैठे हैं संग में इनहेलर ले रही है वो सुबह शाम। इनहेलर लेने के बाद बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही मूवमेंट किया, उसने मूवमेंट शब्द बोला है, जैसे ही मूवमेंट किया और सांस फूलना शुरू हो जाती थी। वर्कआउट बिल्कुल संभव ही नहीं था उसके लिए। जरा सा हिला डोला, जरा सा भी। अब मूवमेंट में मैं आपको बता दूं, लेटरिन, बाथरूम, पेशाब, नहाना धोना, ये काम अब कर पा रहे हैं? हाँ, अब तो कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं? अभी मेडिसिन भी कम हुई है आपकी? अभी तो मेडिसिन उन्होंने काफी कम कर दी, डॉक्टर ने भी कम कर दी, केवल एक एबीबीएस दोनों टाइम की थी। कोई एबीबीएस करके दवाई है जो दोनों टाइम चल रही है। या फोन पे देते हैं, वो एक रात में ले लेंगे, बस 2 ही दवाइयां हैं चलिए। और बाकी हमारे ट्रीटमेंट के बाद में 1 महीना 1.5 महीना हुआ होगा, डेरी फाइलिन बंद किया है उन्होंने, ये एक बड़ी बात है। नेबुलाइजर भी बंद हो गया है? नेबुलाइजर भी उन्होंने नेबुलाइजर भी बंद हुआ है। बंद कर दिया था। और इसके बाद आपको पिछले संडे को दिखाया था, तो फिर मंडे को डॉक्टर साहब को दिखाया था। हाँ, वो सिस्ट वगैरह, हाँ, तो लंग्स में सिस्ट आई, मल्टीपल सिस्ट है लंग्स में, तो उसके लिए तो कोई ट्रीटमेंट उन्होंने दिया नहीं होगा? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि ये तो ऐसे ही रहेंगी एटिटिस, ठीक है, और इससे कुछ नुकसान भी नहीं है, और डायल्यूट भी नहीं होंगी। तो वो उन्होंने कहा कि डायल्यूट नहीं होंगी, जो तो मान गए, लेकिन नुकसान नहीं होगा, ये तो शरीर है,
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। होगा ही, Cyst। मल्टीपल सिस्ट है, इतनी हाँ। सारी सिस्ट है तो आखिर में सांस फूलने में दिक्कत होगी तो हाँ, कुछ तो ना ये कुछ। तो उन्होंने कहा कि सांस तो आपको खुली, हाँ। इसकी वजह से। ये इन्होंने नहीं कहा डॉक्टर साहब ने इसकी उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो। इतनी बात समझ में आई कि एक्सप्लेन करूं मैं? आशीष, समझ में आई मैम। आई ना? तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं मैम, हमें तो नहीं है, बाकी का। नहीं मैम नहीं, नहीं ठीक आ है। गई बात समझ। ट्रीटमेंट के बाद अब दवाई भी कुछ कम हुई है, नेबुलाइजर भी नेबुलाइजर तो हमने बड़कों से बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं दिया है। ठीक है। और इनहेलर अभी लेना पड़ता है। इनहेलर, हाँ, दोनों टाइम ले रही हैं अभी? ठीक है। तो अभी क्या कर पा रही हैं, क्या क्या वर्कआउट ले पा रही हैं आप? वर्कआउट थोड़ा बहुत खाने का भी कर ले रहे हैं, और चाय वाय तो बना ही लेते हैं 4-6 बार जितने बार। चाय, कपड़े वपड़े जैसे चाय ज्यादा पीती हैं? ये पीते हैं बहुत ज्यादा। आप पीती हैं कि husband? ये बहुत ज्यादा पीते हैं, हम तो केवल 2 बार पीते हैं। अच्छा, इनके लिए बनानी पड़ती है? इनके लिए बनानी पड़ती है, मेड तो सुबह बनाती है बस, एक बार आई है उसने आपका बनाई। शौक उतना नहीं है चाय का? 1-2 बार ही पीते हैं हम, 2 बार से ज्यादा नहीं पीते घर। ठंड में तो चाहे 2 से 3 की हो जाती है, लेकिन गर्मियों में तो जब अब चाय बनाने लगी है? चाय भी बना लिया, आज आलू के पापड़ बनाए। अरे पापड़ बनाए आलू के? अरे बाप रे। तो बड़ा मेहनत कर लिया आपने। नहीं, वो खैर वो सब बना के रख गई थी मैं, हाँ। खाली बैठ के बना लिए। अच्छा, थोड़ी हिम्मत पड़ी तो तभी तो हाँ, बनाई। अंदर से अच्छा लगा तो हाँ। आलू के पापड़ आपने बना लिए। ठीक है। मतलब करने की इच्छा होगी तभी फिर करते हाँ हैं। हाँ, सही बात है। ऐसे करते कुछ एक्सरसाइज भी कर पा रही हैं? हाँ, एक्सरसाइज तो हमने अभी परसों से ही हमने एक्सरसाइज शुरू करी है, तो थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेते हैं, अनुलोम विलोम कर लेते हैं। ठीक है। मतलब आधा पौन घंटा कर लेते हैं। हाँ, इससे पहले तो आप कुछ बिल्कुल नहीं कर, असमर्थ थी हर चीज को करने में? कुछ भी नहीं कर, हिम्मत ये सांस ही नहीं अंदर हो जाती। तो कोशिश करते थे कि अनुलोम विलोम करें, क्योंकि डॉक्टर साहब भी बहुत दिन से कह रहे थे कि कुछ करिए आप, लेकिन हम क्या डॉक्टर साहब करें कैसे, बनते ही नहीं करते। सांस बहुत बहुत साल बहुत होते हैं। ठीक है। बाकी उल्टी जैसा? उल्टी तो नहीं आती है मैडम, परसों हमने आपको बताया ही था कि इस जगह भी ये बहुत दर्द हुआ था, सुबह करीब 4-5 बजे करीब। तो पहले तो हम दबाए गए ऐसे करके, और इसी तरफ से लेटे रहे। ठीक है। फिर हल्का, थोड़ा सा हल्का हुआ, फिर काफी तेज हुआ, हाँ। तो हम इसी करवट लेटे रहे। फिर अपने आप ठीक हो गया, शायद हमको नींद भी आ गई, या ठीक हुआ होगा तभी नींद आई अभी। ठीक है। और कल पेट में दर्द हुआ। हाँ, वो भी पेट ही का था? हाँ, गैस का वो भी गैस का अपर ही साइड था हाँ। और ये पेट का है। ठीक है। और दस्त आपको बहुत जल्दी जल्दी लगते हैं? हाँ, हो जाता है। कल भी यही हुआ कि पेट दर्द हुआ करीब 4-4:30 बजे करीब, और बहुत तेज ऐसा लगा दर्द हो रहा है। फिर पॉटी गए हम, तो कुछ नहीं, ऐसे नॉर्मल जैसे होता है वैसे उनके, फिर आ गए। फिर इसके बाद दोबारा फिर दर्द हुआ, फिर तब लूज मोशन। ठीक है। फिर उसके बाद से कुछ नहीं हुआ, अपने आप ही ना दर्द हुआ ना मोशन और कुछ। ठीक है। तब से एक ही बार लूज मोशन हुआ? हाँ, बस कल एक बार हुआ बस। ठीक है। इसके अलावा नींद कैसी आ रही है? नींद तो आ जाती है मैडम, लेकिन वही 1-1:30 तो बच ही जाता है, जल्दी नहीं आती। फिर हम 11 करोड़ लगती रहती है? हाँ, ऐसी करवट 1-1:30 बजे तक कुछ दिक्कत सी होती है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं हुई। बस नींद ही नहीं आती? हाँ, मोबाइल वोबाइल फिर देखते रहे, जब नींद नहीं आती तो मोबाइल देखने लगते हैं। मोबाइल नहीं देखती? ना देखेंगे, ना देखेंगे। 9 बजे के बाद कोई मोबाइल नहीं? ठीक। जो आपको यूज करना है 9 बजे से पहले। 9 बजे के बाद आपने सोने वाले ऑरा में आएंगी कि हमको सोना है। तो कितने बजे लेटती है बिस्तर पे? वही लेटते मैडम 11:30 तक। इस केस में चूंकि ये तो जो ठीक हुआ है उस वाले पार्ट को हटाइए, क्या था? कौन एक्सप्लेन करेगा? अरुण, डॉक्टर अरुण? गौरी? जी मैम। 1 मिनट में एक्सप्लेन करो कि क्या समझ में आया, केस क्या था। 1 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा।
मैम एक्चुअली जो है ना, आधा पैसे में ऐड हुई मैम। लेकिन हाँ, समझ में जो भी आया मैम, वीडियो समझ में आ गया वीडियो मुझे। सुना है ना, पूरा वीडियो सुना है ना? नहीं मैम। नहीं सुना, लेकिन आस्था। हमको केस लेकिन मैम केस समझ में आ गया मैम कि उसको जो है ठीक। पीसीओडी था, हाँ। और थायराइड वो भी था। और उसका जो आप जो भी वो मेडिसिन निकालेंगे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको देंगी। नहीं, हेयरिंग लॉस अभी हो अभी मैम। सिम्टम क्या, वो तो बात की बात है। अभी आपको सिम्टम क्या समझ में आया? कौन बता सकता है? मैम एक्चुअली हाँ, मैं आधा दिमाग में, थोड़ा बच्चे ही पढ़ रहे थे मैम, इसी चक्कर कोई में। बात नहीं। आ, आस्था, यस मैम। क्या समझ आया? मैम ये पेशेंट जो थी वो ना सीओपीडी था, जो आपने क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। हाँ, को एक चीज सबसे पहले कि पेशेंट को स्लाइटेस्ट मूवमेंट से प्रॉब्लम होती थी, तो हम्म। थोड़ा सा भी एग्जर्शन नहीं कर पा रही थी, हम्म। इवन अपनी डेली रूटीन भी नहीं कर पा रही थी। हम्म। और इसको मिड नाइट में एग्रावेशन होता था, हम्म। 1 1:30 बजे करीब भी, है ना। हम्म। इसको पेट में भी दर्द हुआ, हम्म। जो उसने सिम्टम्स बताए थे। हम्म। और मनीष, और हाँ, मनीष आगे का आप बताइए, मनीष। मैम इसमें वॉकिंग एग्रावेशन, मोशन एग्रावेशन एक रूब्रिक बनेगा मैम। हम्म। और कैल्सिफिकेशन भी ले सकते हैं मैम। हम्म। ठीक है। मैम और मैम, डॉक्टर राजीव? मैम हम ध्यान से सुने ही नहीं मैम। एक्चुअली बच्चे का एग्जाम है इसीलिए, कल मैम। चलो कोई बात नहीं है, अब लेकिन इसीलिए तो इसीलिए इसीलिए मैंने। मैम हम सुने ही नहीं मैम। ठीक है, अब ध्यान से लेकिन सुनना मैम है। एक्चुअली मैम जो है, इन लोग एग्जाम है मैम, ये बताओ, ये अरे मैम गौरी बताओ। जी, हम क्लास में हैं, जी मैम। ठीक है? म्यूट करिए अपने आप को। राजीव, चलिए मैं बताती हूँ। जितेंद्र, आपने कुछ नया देखा क्या? मैम साइड नया। मैम, राइट साइड था मैम इसको। मैम आप वो रेस्पिरेशन डिफिकल्ट मोशन एग्रवेट था उनको। हम्म। फ्लाइट करके है ही नहीं ऑप्शन, रैपिड और स्लो मोशन करके है हम्म। सब रूब्रिक। हम्म। तो फ्लाइट वाला ऑप्शन ही नहीं था उसमें। ठीक है। और क्या राइट देखा? साइड में था। एक एक करके बताओगे तो समझ आएगा ना। चलो, ठीक है। अभी आधा अधूरा चूंकि दिख रहा है, तो ऐसे आसान नहीं होगा बताना आपके लिए। ठीक है। ये क्योंकि अब हम थोड़ा सा आपको हिस्ट्री भी बताते हैं, उसने वीडियो में बहुत कुछ नहीं बोला। ये आपका एक टेस्ट लेने के लिए, और आप कितना प्रेजेंट है क्लास में, इसके लिए मैंने आप लोगों को बीच में टच किया कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, और हम कितना समझ पा रहे हैं। सीओपीडी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं मैम। वेरी गुड। बिल्कुल नहीं। हमको कॉमन सिम्टम्स पे बात नहीं करनी है, हमको अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम्स पे बात करनी है। अब मैं थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री पढ़ देती हूँ जो मेरे पास लिखी हुई रखी है। उसको लूज मोशन भी फ्रीक्वेंट है, मैंने पूछा था ना, जल्दी जल्दी उसको लूज मोशन भी होते हैं। उल्टी जैसा भी मैंने एक सवाल पूछा था, उल्टी जैसा भी इसको रहता है। उसको कोविड हुआ है 2020 में। इसके पहले अस्थमा के अलावा उसको कोई दिक्कत नहीं थी। माता और पिता भी दोनों एस्थमेटिक थे, दोनों अब नहीं है। 5 भाई बहन रहे हैं, एक भाई और 5 बहन, जिसमें से एक भाई और एक बहन एक्सपायर हो चुका है। इसके साथ खान पान में कुछ खास नहीं मिला, स्लीप में लेट नींद आती है। मेंटल बड़ा अच्छा है इनका। मैंने आपको बताया कि 2015 में रिटायर हुई, उसके बाद से ये सीवियर कंप्लेन हुआ। क्योंकि जो मैंने बताया है उस पे भी चिंतन करना पड़ेगा ना आपको।
मैम स्क्रीन पे सारे सिम्टम दिख रहे हैं, आप कहानी बता रही हैं उसके बाद आप वो पूछ लेती रूब्रिक तो हम लोग शायद अच्छा बता पाते। ठीक है, मैंने कुछ तो कहानी बताई थी ना, और वीडियो सुनाया मैंने आपको, आपका टेस्टिंग लेने के लिए। कौन, देखिए क्या है कि हमारा थॉट क्या है, सिर्फ इस पे चिंतन होता है। सभी सही है, हम सोच कैसे रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि सीओपीडी ढूंढ रहे हैं, चलो सीओपीडी ढूंढ रहे हैं, तो हमारा थॉट कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। क्योंकि एक पेशेंट के देखने का नजरिया हर किसी का अलग है। डॉक्टर हैनीमैन सर ने उसको अलग देखा, विथॉल्कस देखेंगे तो अलग तरीके से देखेंगे, उसी केस को केंट देखेंगे, केंट सर देखेंगे तो अलग देखेंगे, और बोनिंग हसन बोगर सर देखेंगे तो अलग देखेंगे। लेकिन सभी सही दवाई की तरफ पहुंचेंगे, ये पक्की बात है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे तरीके हैं दवाई के चुनाव करने के। आप कंप्लीट सिम्टम बनाएंगे, पैथोलॉजिकल सिम्टम बनाएंगे तो भी आप सही दिशा में जाएंगे। अगर आप मेंटल एसेंस को लेके चलेंगे तो भी आप सही दिशा में जाएंगे। और अगर आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेंगे तो भी आप सही दिशा में जाएंगे। बस आपका चिंतन करने का नजरिया सही होना चाहिए। चिंतन करने का नजरिया क्या है कि अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम्स का चुनाव करना। उसके मेंटल थॉट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या उसके में इमोशनल थॉट में इंपॉर्टेंट है। मैंने इसीलिए आप लोगों को टच किया कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है ना। तो एक पेशेंट रिटायर हुआ, उसके बाद ज्यादा बीमार हुआ, इसका मतलब क्या हो सकता है, किस किस, हमें देखो एक चीज और बता दूं। चूंकि हम अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचेंगे, अभी हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं इसलिए सोच रहे हैं, लेकिन जो पेशेंट बोलेगा हमें वही सोचना है। हमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। एक प्लेन पेपर लेना है, जो पेशेंट बोलता जाए आप उसको एज इट इज नोट करते जाइए। उस वक्त बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्या हो सकता है, या आप रिपर्टरी पे हाथ डालने लगे, आप लैपटॉप टच करने लगे। नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। धैर्यपूर्वक पेशेंट को सुनिए, ईच एंड एवरी पॉइंट लिखिए, उसके बाद एनालिसिस करिए, तब रिपर्टरी का को हाथ लगाना है हमको। अब पेशेंट रिटायर हुआ, मतलब वो फ्री हो गया, मतलब वो खाली हो गया। ठीक हुआ ना। जब वो खाली हुआ और बीमार हो गया, और दिख रहा है ना कि पेशेंट कितना सलीके से कपड़े को वेल ड्रेसअप है, बाल वाल है कि नहीं है, दिख रहा है ना। ये पेशेंट बातचीत करने में, उसके लहजे में, उसका ड्रेसअप का स्टाइल देखिए। ये टीचर थी, ठीक लगता है ना। बाल देखिए बिल्कुल करीने से हैं, साड़ी को कितना अच्छे तरीके से उन्होंने मेंटेन करके पहना हुआ है, ठीक है। तो यह है कि फोटो है ना। तो लुक वाइज फास्टिडियस लग रहा है कि नहीं, सिस्टमेटिक लग रहा है पेशेंट। जी मैम। सिस्टमैटिक। क्योंकि लगने से नहीं देना है, मैं बार बार बोलूंगी। क्यों? क्योंकि पेशेंट आपके सामने होगा, चीजों को कंफर्म करना पड़ेगा। ये पेशेंट फास्टिडियस थी। मैंने आपको सिर्फ बताने का तरीका इसलिए बताया क्योंकि अभी ये जो दिख रहा है आधा अधूरा, अगर ये केस पूरा होता, और हम आगे से अब केस रिकॉर्ड करेंगे ताकि आप लोग उस केस को सुने, समझें और अपने अपने एनालिसिस निकालें। ठीक है। अभी तो चूंकि सेकेंड विजिट का था तो बहुत इतनी सारी बातें नहीं हो सकती थी। ये महिला इंडस्ट्रियस थी, ये महिला इंडस्ट्रियस थी, इसको काम करना बहुत पसंद था। रिटायरमेंट होने के बाद में फ्री हो गई, काम करना कम हो गया। एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ ब्रदर, सबसे ज्यादा कष्ट हुआ उसके भाई के एक्सपायर होने का। दूसरा, बिस्तर पे पड़ी हुई थी, बिस्तर पे बैठी हुई थी। जो महिला टीचर रही है, इतने सलीके से कपड़े को पहने हुए है, ये मैं आपको फिर बोलूंगी, ये थॉट प्रोसेस नहीं है। जो पेशेंट बोलेगा वही होगा। वो हेल्पलेस महसूस करती थी, वो कोई काम नहीं कर पा रही है। जो महिला टीचर रही हो, वो सारा काम खुद से किया हो, जो इतना पहनावे उड़ावे में आपको दिख रहा है कि कितना साफ सफाई वाली, कितना सिस्टमेटिक महिला है, और वो आज कुछ भी काम नहीं कर पा रही है। हाँ, वो आज कुछ भी काम नहीं कर पा रही है। उसने क्या बोला, मोशन, मोशन को मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि नहाना धोना, चाय बनाना, ये बोला ना उसने।
कि पहले चाय तक नहीं बना पाते थे, हिल डुल नहीं पाते थे, कोई कार्य नहीं कर सकते थे। उसने बोला ना अनुलोम विलोम, यहाँ मोशन के बजाय स्लाइट एक्सर्शन। अनुलोम विलोम में कितनी ताकत लगेगी, बैठे बैठे करना है, और ज्यादा बात कर लेते हैं तो भी सांस फूलने लगती है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें बनेंगी, हल स्लाइट एक्सर्शन, टॉकिंग एग्रीवेट, लेकिन टॉकिंग एग्रीवेट नहीं बनेगा, वो ज्यादा बात करने के बाद टॉकिंग एग्रीवेट। थोड़ी सी भी बात करें और सांस फूलने लग रही है तब आएगा टॉकिंग एग्रीवेट, लेकिन अभी ज्यादा बात करने के, कहने का मतलब है कि अपना बातचीत तक करने में उसकी सांस फूलती है। तो अब घर का कोई काम नहीं कर पा रही है तो घर अस्त व्यस्त ही होगा। हस्बैंड वाइफ दो ही लोग रहते हैं, इनके दो बेटे एक बेटी, सब बाहर रहते हैं। एक बेटे की शादी हो चुकी है, एक बेटा शादी नहीं कर रहा है, लेकिन उस वक्त उनको कोई चिंता नहीं थी इस बात की कि बेटा शादी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उस वक्त उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता थी कि मैं असहाय हो गई हूं, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा, मेरा खुद का भी काम नहीं। तो कुछ सिम्टम मैंने लिए हैं, दिख रहा है? किसी जी ने मैम। मुझसे कल पूछा था कि थोड़ा सा रिपर्टरी के बारे में भी बता दीजिए, तो हम कॉन्ट्रडिक्शन। थोड़ा सा आपको रिपर्टरी के बारे में भी बताते हैं ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। यहाँ पर, मैम हाँ, केयर्स वरीज क्यों लिया? केयर्स वरीज मतलब उसको उन सब लोगों की चिंता हो रही है जो उसके आसपास हैं, कि उसके देखिए माता पिता दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, भाई एक्सपायर हो चुका है, उधर उसकी भाभी अकेली है, उनके बच्चे हैं, उनकी चिंता है, और उसका बेटा एक शादी नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ वो उसके उससे जुड़े हुए लोगों की चिंता करना, या जो इन पे डिपेंडेंट है, जैसे हस्बैंड है, हस्बैंड का वो ख्याल नहीं रख पा रही है, उस उनकी चिंता करना, ये केयर्स वजह से इसलिए लिया गया है कि जो उस पे डिपेंडेंट है या जो उसके आसपास है उनकी एंजाइटी अदर्स भी एक रूब्रिक है, और एंजाइटी में सबकी चिंता करना, और केयर्स वरीज का मतलब हुआ कि जो उसके ऊपर डिपेंडेंट, जिसकी केयर वो कर रही है और वो कुछ कर नहीं पा रही है, उनकी चिंता करना। उसके बाद एक है डेथ ऑफ लव्ड वन, कॉन्ट्राडिक्शन। अब टीचर रही है, स्वाभाविक सी बात है, उसको टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके हस्बैंड बहुत सीधे हैं, ये डोमिनेट नेचर की रही हैं, बहुत डोमिनेट भी नहीं रही हैं, लेकिन ये फिर भी डोमिनेट कॉन्फिडेंट नेचर की रही हैं। फास्टिडियस, हेल्पलेस फीलिंग, इंडस्ट्रियस, और एक्सर्शन, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट, एक्सर्शन एग्रवेट, स्लाइट एक्सर्शन। 11 दवाइयां हैं। यहां पर ये चार्ट आ रहा है, कौन सी दवाई के बारे में आप सोच सकते हैं जो ज्यादा सिम्टम कवर कर रही है उसके बारे में? मैम आर्सेनिक। आर्सेनिक। और कोई? मैम दूसरा इनका हेल्पलेस नेचर के वजह से हेल्प हेल्पलेस नेचर, का- हाँ। मैम कंट्राडिक्शन भी तो है कार्स मैम। मैम कल आपने बोल कार्सिनो दिया था कार्सिनोसिन, इसलिए हम कुछ बोलेंगे नहीं। हाँ, तो तुमने कार्सिनोसिस सोच लिया, अपनी बुद्धि लगाओ ना, हमने हमने बोल दिया, इससे क्या मतलब हुआ? फास्टिडियसनेस तो दिख ही रही है उनकी। हम्म। हर चीज सलीके से, हर चीज जो कार्सिनोसिन का नेचर होता है, हर चीज अपनी अब तुम जगह पे। कार्सिनोसिन पे नहीं अटकोगे भाई। नहीं मैम, अब इग्निशिया नहीं वाला मैम, कांड। लेकिन ये भी है मैम, कार्सिनोसिन का सिम्टम है मैम, अरे लोगों फिर का भाई सहयोग कैसे करना। अब कार्सिनोसिन? मैम अब अब वो मैं नहीं मैम, उसका आर्सेनिक मॉडल लिखिए मैम। आर्सेनिक तो आर्सेनिक आर्सेनिक वाली घबराहट ऐसा मैम कुछ उन्होंने बोला क्या? हाँ, इसमें आर्सेनिक घबराहट भी है मैम, एक एंजाइटी भी है मैम, साथ में चल रही है एंजाइटी। एंजाइटी फिर से अदर्स मैं भी सुनाती है। हूँ, फिर से एक वीडियो सुना रही हूँ मैं, सुनना, अब जी जी ध्यान से जी। सुनना गौरी। थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर पाते हो, उसके लिए कर पाते। 28/3 को मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था,
उस समय क्या सिचुएशन थी और क्या क्या मेडिसिन आप ले रहे थे? उस समय तो मैडम बहुत ज्यादा वो थी, तबीयत गड़बड़ थी, और नेबुलाइजर तो लेना ही पड़ता था 2 बार, सवेरे और शाम। ठीक है। मेडिसिन तो 3-4 एवेवीज करके दे रहे थे, वेरीफाइल 300 दे रहे थे, और दोनों 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 टाइम दे रहे थे। ठीक है। एक और इतना, हाँ, एफडीएम फोर्थ करके टैबलेट थी, वो शाम को लेते थे। ठीक है। अभी इतना मेडिसिन लेने के बाद क्या सिचुएशन होती थी उस टाइम पर 28 दिन जब आप? हम्म। 9:42 हो चुका है। मैंने मैम इस टाइम मॉडलिटी, हाँ, क्या बोल रहे हो? मैम टाइम मॉडलिटी जो बता रहे हैं मिडनाइट और मिड डे, हाँ तो उसके ब्याह पे आर्सेनिक सोच सकते हैं ना मैम? हाँ, मैंने आर्सेनिक ही दवा दी थी उसको। ठीक है। अब हमने कल कार्सिनोसिन बोल दिया तो जितेंद्र ने सोचना ही बंद कर दिया। मैं वो हम्म? दिमाग में आ गई ना, जब सामने दिख भी रही है हाँ, तो उसमें। बस प्रिजुडिस हो गया। आपको प्रिजुडिस ही तो नहीं होना है, यही ट्रेनिंग है बेटा। नहीं मैम, अदर केस में तो नहीं होते हैं, लेकिन जब आप बोल ही नहीं, रही उसी से ठीक हुआ है तो हम कैसे काट दें उसको। नहीं भाई, ये कैसे? तुमको आप लालच दिया गया था कल, समझे पर तुम क्या? फंस गए। धोखा नहीं खाना है। पेशेंट ने एक सिम्टम अभी मुझसे किसी ने पूछा कि 7 साल का बच्चा है और वो बिस्तर पर लेट के अपने जेनाइटल्स को रब कर रहा है। पेशेंट की ने भाषा बोली रब कर रहा है। तो हम सिर्फ रबिंग ही ढूंढेंगे ऐसा नहीं है, है ना? अपनी बुद्धि को लगाएंगे वहां पर। तो ये एक सिम्टम है, तो आपको इवेल्युएट करने पड़ेंगे सिम्टम्स कि कहां पर क्या कैसा। ठीक, मैंने उसको आर्सेनिक ही दी थी 0/1 में। अब आर्सेनिक आपने पढ़ी है। आर्सेनिक की 2-3 खास बातें हम आपको बता दें कि आर्सेनिक को बहुत सेल्फिश बोलते हैं, पर मुझे वो सेल्फिश नहीं लगती। जो दूसरों की चिंता करेगा वो सेल्फिश कैसे हो सकता है? आर्सेनिक एंजाइटी अदर्स में पड़ी है। मैं आपको एक रूब्रिक दिखाती हूँ। थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है। यहां पर एक केयर्स वरीज में भी देखो, आर्सेनिक पड़ी हुई है। तो आर्सेनिक को एंजाइटी अदर्स, देखो आर्सेनिक 2 नंबर में पड़ी हुई है। ठीक है। तो आर्सेनिक बहुत सेल्फिश नहीं है। आर्सेनिक दूसरों की चिंता करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आर्सेनिक पड़ी हुई है। तो आर्सेनिक एक बहुत खूबसूरत मेडिसिन है। आर्सेनिक का गुस्सा बहुत होता है, बहुत इरिटेबल होता है आर्सेनिक, है ना? ये 2-3 पॉइंट आर्सेनिक के बारे में मैंने बताए। एस्थमा में आर्सेनिक का बड़ा ही जबरदस्त रोल है। इसका टाइम मोडालिटी बता रहा है कि इसको आर्सेनिक दे दो, इसका फास्टिडियसनेस बता रहा है कि इसको आर्सेनिक दे दो, है ना? ये 2-3 पिक्यूलियर सिम्टम्स है, देखो। एक रेस्पिरेशन डिफिकल्ट, एक्सर्शन एग्रवेट में आर्सेनिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें आर्सेनिक ही दे दे। ठीक है। ये जो सीपिया तक जितनी भी दवाइयां आपको दिख रही है, साइलिस तक कोई भी दवाई हो सकती है। आप सभी दवाइयों के बारे में चिंतन करिए। किसी भी दवाई को आप छोड़ नहीं सकते, बशर्ते वो एक पोर्ट्रेट उसी का ही होना चाहिए, उसी मेडिसिन का होना चाहिए जो दिख रही है। तो फिलहाल तो आर्सेनिक दिया गया था। उसके बाद
20/6 को मैंने कार्सिनोसिन दिया था, कुछ समथिंग कुछ एग्रीवेट किया, तब मैंने उसको कार्सिनोसिन दिया था एज ए नोसोड। और अभी इस केस के बारे में आपने देखा ही है कि कितनी छोटी छोटी गांठें हैं उसके पूरे लंग्स में, और बहुत सीवियर प्रॉब्लम है उसके मैम साथ। एक चीज पूछना था। हाँ, मैम आपने बताया कि 20/6 के बाद आपने उसको कार्सिनोसिन दिया जब वो एग्रोवेट हुआ, तो मैम एग्रेवेट दो हुआ, चीज देखो में एक्चुअली, कंफ्यूजन है। नहीं मैं बता रही हूँ कि बहुत पुराना केस है 2022 का, आप बहुत सारी चीजें इसमें भूल जाते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम रही होगी उस वक्त जिसकी वजह से मैंने कार्सिनोसिन दिया। अब हम इस चीज को भी एग्जैक्टली नहीं बता सकते आप। तो मैम एक कंफ्यूजन है ये हाँ कि बताओ। जैसे कोई केस है, जैसे मान लीजिए एग्रावेशन हुआ, तो हम्म, मैम आपने एक बात कही थी कि उसको मेडिसिन तुरंत नहीं चेंज करनी है। अगर एग्रावेशन हुआ है और सीवियर एग्रावेशन है, पेशेंट सहन नहीं कर पा रहा, तब उसकी मेडिसिन स्टॉप कर देनी चाहिए देखो कुछ दिन के कार्सिनोसिन लिए। हमने क्यों दिया होगा? जब हमने आर्सेनिक दिया, उसको आराम मिलता रहा मिलता रहा, और शायद उसको आराम मिलना कुछ बंद हो गया होगा, है ना। कई बार होता है कि दवाई तो ठीक आ रही है आपके सामने, लेकिन दवाई जी काम नहीं कर पा रही है, तो आप कुछ और दवा के बारे में सोचते हैं, कुछ नोसोड के बारे में सोचते हैं। नोसोड क्यों? क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं क्रॉनिक डिजीजेस, इस टाइप की डिजीजेस, जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं वहां पर एक नोसोड, नोसोड चाहिए ही होता है। तो उस कार आर्सेनिक के काम को रुकावट हुई, उसने काम करना बंद कर दिया, तभी हिंड्रेंस को करेक्ट कार्सिनोसिन करने के की। बारे में सोचा गया होगा। इस केस की चाबी हिंड्रेंस, रुका हुआ केस है, उसको आगे बूस्टअप करने के लिए मैंने कार्सिनोसिन दिया, और 20/6 को दिया और 1/7 को डीटी किया। समथिंग कुछ प्रॉब्लम हुआ हुआ फिर से, तब मैंने 1/7 को डीटी किया, और 1/7 के बाद मैंने वेट एंड वॉच किया, और उसके बाद 8/7 को मैंने आर्सेनिक लगाया प्लस करके 2 में। अब आप समझिएगा कि इतनी जल्दी जल्दी, मैम तो कह रही थी कि लंबे लंबे समय तक वेट करना है। आप समझिए प्रॉब्लम कितना क्रिटिकल है उसको। अगर आप ऐसे में पेशेंट को हम वेट एंड वॉच कब करते हैं? हम जल्दी 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 दवाई नहीं देते। अगर उसको प्रॉब्लम ज्यादा है, एक्यूट केसेस में आप बहुत जल्दी जल्दी मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं। तो यहां पर रिपीटिशन हुआ, और आर्सेनिक काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से कार्सिनोसिन के बारे में सोचा गया कि कुछ नोसोड सोचना चाहिए, क्योंकि ये केस बिना नोसोड के हिलेगा नहीं, अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। कार आप समझे आशीष? मेरे कहने का मतलब समझे? किसी को कोई कंफ्यूजन हो यहाँ पर पूछे, जी मैम, समझ गए समझ गए। है ना। बैरियर बैरियर हटाया गया है। बैरियर हटाया हमने, फिर हम वापस आर्सेनिक को आए प्लस करके, मतलब जिस भी पावर में चल रही थी उस पावर को प्लस करके, मतलब स्लाइट हाइयर पोटेंसी, हम उसी पोटेंसी में देंगे, दवाई काम नहीं करेगी, स्लाइट हाइयर पोटेंसी, और फिर दवाई ने बहुत बढ़िया काम किया, और ये रिजल्ट आपको दिखे। 3 महीने बाद रिजल्ट कहता है कि लैपटॉप स्लो काम कर रहा है। 3 महीने बाद आपने रिजल्ट देखा भी, कल का रिजल्ट। यहां पर कोई भी इस समय सिस्ट नहीं है, ठीक है, सिर्फ फाइब्रोसिस बचा हुआ है, और उसके बाद कुछ महीनों बाद वो फाइब्रोसिस भी खत्म हुआ। इसमें कोई दवाई, कौन कौन सी दवाई दी गई? आर्सेनिक, कार्सिनोसिन, 20/4/2023, 1 साल बाद, जब तक सारी पैथोलॉजी खत्म हो चुकी थी,
तब कैलकेरिया कार्ब दवाई लगाई गई इसकी। ठीक है, ये केस मेरे पास 16/7/2023 तक चला है। मैम आपकी आवाज कट गई थी, एक बार फिर से बता दीजिएगा क्या कहा आपने। हाँ, मैंने ये बोला, ये पूरा केस सिर्फ आर्सेनिक से ठीक हुआ है, सिंगल मेडिसिन। जबकि यहां पर हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हमेशा कई दवाइयां मायने रखती हैं, कई दवाइयां एक साथ चलानी पड़ती हैं। एक साथ का मतलब स्टेप बाय स्टेप। आप सोचिएगा एक ही दवाई से कोई केस क्योर हो जाएगा, ये संभव नहीं है। और इस तरीके के केसेस में नोसोड का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप नोसोड नहीं देंगे, ये केस आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए आपको नोसोड का नॉलेज बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए कि कब हमको देना है। और हर दवाई तभी दी जाएगी जब उसका पोर्ट्रेट क्लियर हो। ये आर्सेनिक के बाद कार्सिनोसिन ही क्यों दिया गया, मेडोराइनम या ट्यूबरकुलाइनम या सिफिलिनम क्यों नहीं दिया गया, उसके पीछे कारण है कि उसको मैं बताती हूँ कि अब मैं एक वीडियो सुनाती हूँ, आपको उसमें सब समझ में आएगा। इस साल तो बहुत अच्छे सर्दियां कटी। हाँ, 28 मार्च 2022 को मेरे पास पहली बार आपका पहली बार आया। उस समय आपके लंग्स में छोटी छोटी गांठें भी थी, बहुत बहुत थी, असंख्य बताई थी। असंख्य गांठें थी। तो डॉक्टर ने आपसे क्या बोला था उस वक्त? यही बोला था कि एलोपैथिक डॉक्टर ने तो जब सीटी स्कैन देखा मेरा, तो वो यही बोले कि ये आपके दोनों तरफ छोटी सी सिस्ट है, वो ठीक नहीं होगी। तो हमने कहा इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर साहब? तो बोले नहीं, इसका कुछ इलाज नहीं है। तो बल्कि हमारे हस्बैंड ने पूछा भी कि फिर इससे जैसे अब सिस्ट है लंग्स में, तो सांस लेने में तो दिक्कत होगी ही होगी। तो बोले हाँ, थोड़ा तो होगी। लेकिन वैसे भी बहुत फूल रही थी सांस तो आपकी। वैसे ही फूलती थी। लेकिन वो बराबर 2-3 महीने से हमारा वही एलोपैथिक इलाज चल रहा था, वही नोवेलाइजर लेना। जब आप मेरे पास पहली बार आई थी तब सांस की क्या प्रॉब्लम थी, आप कितना प्रॉब्लम थी? तब भी मैं नोवेलाइजर ले रही थी, मेरा चल रहा था। मतलब सुबह शाम तो नोवेलाइजर लेती थी। और दवाइयां तो बहुत सारी चल रही थी होम्योपैथी। होम्योपैथिक का तो कहीं नामो निशान नहीं था। हाँ, एलोपैथिक हाँ। लेती थी। इसके साथ साथ आपकी शुगर की भी दवाई चल रही थी? हाँ, शुगर की भी चल रही थी। अभी शुगर की दवाई पहले से कितना ले रही है? शुगर की दवा मैडम अब आधी मेडिसिन ले रही हूँ मैं। 3 में से 2 डॉक्टर ने बंद कर दी। और मतलब मैं देखिए, डायबिटीज भी क्योर होता है। मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं जो डायबिटीज के क्योर हुए हैं। मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं जिनमें हमने इंसुलिन छुड़वाई है। तो इसकी डायबिटीज की दवाई भी लास्ट में बंद भी हो गई थी। इसकी डायबिटीज की दवाई भी बहुत कम हो गई है, आधी टैबलेट सिर्फ चल रही है। फास्ट के पहले लेती थी, लंच के पहले लेती थी, डिनर के पहले लेती थी। अब और कितना लंच और लेती डिनर है? की बंद हो गई है। और अब ब्रेकफास्ट के पहले मैं आधी पूरी बस 3 टाइम लेती थी, और आधी टैबलेट। नेबुलाइजर भी लेती थी, इनहेलर भी लेती थी, दवाइयां भी खाती थी। अभी सब कुछ बंद है, सिर्फ इनहेलर। केवल इनहेलर सुबह और शाम। किसी किसी दिन मैडम ऐसा होता है कि शाम को भी नहीं लेना। ठीक है। और सिर्फ सुबह लेती हाँ, बस सुबह। और पहले ना बिस्तर से उठ सकती थी, ना चाय बना सकती थी, कुछ नहीं कर सकते थे मैडम, बस बिस्तर में ही पड़े रहते थे। सारा काम आपके बच्चे करना और मेड है, बस वही लोग करते थे। और छत पे भी नहीं जाना होता था, पेड़ पौधे भी नहीं। ये तो मतलब मेरे हस्बैंड तो फोटो खींच के मेरे फ्लावर्स की फोटो दिखाते थे मुझको कि देखो इतने खिल रहे हैं फूल। और आगे तो बहुत शौक है मुझे। तो लेकिन अब ये लगता था कि मैं जा ही नहीं सकती छत के ऊपर, तो मैं देखूं कैसे। तो मेरे हस्बैंड लेके आते थे फोटो कि देखो इतने फूल खिल रहे हैं। अब तो मैं खुद ही पेड़ लगाती हूँ। अब खुद लगाती हूँ, ऊपर नीचे जाना शुरू कर दिया है, मार्केट भी जाने लगी है। हर बार की सर्दियां बिस्तर पे जाती थी 4 साल से। इस साल तो मैडम बहुत अच्छी गई। कैसी? बहुत अच्छी ये है कि मैडम बाजार भी जाना हो गया मेरा, खाना भी बना लेती हूँ मैं, और ऊपर नीचे भी मेरा हो जाता है। मोहल्ले में भी जैसे कुछ फंक्शन वगैरह है तो जाना आना होता है। पहले आप सिर्फ बिस्तर पे रहती? पहले सिर्फ बिस्तर पर रहती। और आपने एक शब्द बोला था शुरू में, बेचारी बन गई। हाँ, अभी कैसा महसूस करती हैं? तब ये मुझे लगता था और बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं जॉब करती थी उस समय। तो मतलब ये इतनी प्रॉब्लम भी नहीं थी मुझे। तो मुझे लगता था कि मैं रिटायर हुई 2015 में,
तो उसके बाद से ही मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी ज्यादा। पहले भी थी लेकिन वही रहता था, आई यहाँ झांसी और डॉक्टर से दवा ली, इंजेक्शन लगवाया और चली गई। तो इतनी ज्यादा नहीं थी कि मैं बिस्तर कर दूं। लेकिन रिटायरमेंट 2015 के बाद से जो मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई है वो बहुत ज्यादा हो गई। क्यों, सर्दियां सर्दियां तो मतलब समझ लीजिए मैं बिस्तर पे ही रहती थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम। लेकिन मुझे और लगता मैं है जब आई थी तो जब आई थी आप तब सर्दियां तब- खत्म हो चुकी थी, पूरा मार्च निकल चुका था, तो तब भी भी आप हालत चाय खराब तक नहीं बना सकती थी। तब भी हालत खराब थी। तब भी बहुत हालत खराब थी, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। और आज 20 आप नवंबर से मैडम मेरी तबीयत खराब हुई थी 2022 2021 में 2021 में। तब उसके पहले मुझे कोरोना हुआ था। कोरोना के बाद से 2021 के बाद से फिर आप ऑन बेड रिडन हो गए थे। उसके बाद आप बिल्कुल चलना फिरना कुछ नहीं था, 2 कदम चाय भी नहीं बना सकती थी ना चाय उठ करके। और अब खाना भी बनाते, अब खाना भी अब बनाते हैं, बाजार भी जाती है, सब करते हैं। बस होम्योपैथी यही करती है। एक छोटी सी दवाई, बस मुझे होम्योपैथी पे विश्वास था। हाँ, और ये और ये विश्वास विश्वास मुझे आज इस कंडीशन में ले आया। नहीं, ठीक है, होम्योपैथी जिंदगी जीना सिखाती है, मैं मानती हूँ इस बात को। जिंदगी जीना सिखाती है। मतलब जो मैं बेचारी बन गई थी, आज मुझे लगता है मैं ठीक हो गई, बेचारी नहीं। अब आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए, सेल्फ डिपेंडेंट बन गए। चलिए, यही चीजें हमें बहुत ताकत देती हैं और इसी से हम अपना काम और बेहतर ढंग से कर पाते हैं। मैडम मुझे बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास पर। हर पेशेंट को होम्योपैथी पर विश्वास है, पर विश्वास की कमी डॉक्टर के अंदर है। उसको लगता है कि एक दवाई तो हम निकाल पाएंगे नहीं, तो हम मिक्सोपैथी दे दें, सब मिक्स कर दें एक साथ, पेटेंट भी दे दें। बहुत सारे पेटेंट आ गए हैं मार्केट में, पैसा कैसे कमाएं। तो आपने क्या समझा इस केस में? गौरी प्रेजेंट हो कि चली गई? जी मैम। जी मैम। क्या समझा? हाँ मैम समझे। देखो, पेशेंट ने सारी बात अपनी बोली समझ कि एक समझ में आ गया मैम। हाँ ठीक है, जी मैम। हाँ माइक बेटा बंद कर दो अपना। पेशेंट ने बोला मैं बेचारी बन गई थी। बेचारी का मतलब क्या रुब्रिक आएगा? हेल्पलेसनेस हेल्पलेस में। हेल्पलेसनेस, मैं बेचारी बन गई हूँ, हेल्पलेसनेस। उसके बाद कार्सिनोसिन क्यों दी, ये समझ में आई बात? मैम नेचर लव। सवाल मेरा, हाँ जी बताओ बेटा। मैम ये पूछ रहे हैं कि कार्सिनोसिन से शुरुआत क्यों नहीं की। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि वाइटल फोर्स, हमारी वाइटल फोर्स बीमार हुआ और हमारी होम्योपैथी करती क्या है। एक्चुअली वाइटल फोर्स क्या करता है? वाइटल फोर्स लड़ता है ना, खुद ही लड़ता है उस बीमारी को ठीक करने के लिए। मैंने पढ़ाया था कल आपको, एक लाइन मैंने बोली थी कि पहले आप वाइटल फोर्स के प्रोसेस को समझ जाएंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी हमको कौन सी दवाई का चुनाव करना है। वाइटल फोर्स कभी बीमार नहीं रहना चाहता, वो अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखना चाहता है, तो वो हमेशा लड़ता रहता है। जब बीमारियां ज्यादा बड़ी होने लगती हैं तो वो लड़ नहीं पाता, लेकिन प्रयास हमेशा करता है। तो वाइटल फोर्स उस सिचुएशन से लड़ रहा होता है, ठीक है। तो वो सिचुएशन ठीक पोर्ट्रेट बनाना है हमको, और वाइटल फोर्स को वो ताकत देनी है ताकि जो आर्टिफिशियल बीमारी, जो आपकी नेचुरल डिजीज है, ठीक वैसी ही आर्टिफिशियल डिजीज बने। तो कार्सिनोसिन का फेज उस समय नहीं था। जब आप पेशेंट से बात करेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट बहुत बार सुनते हैं कि इस केस को इससे उठाओ उसके बाद वो दवाई दो। नहीं, जिस समय जिस मेडिसिन की टोटलिटी होगी वही दवाई उस वक्त दी जाएगी। 28/3 को आर्सेनिक की टोटलिटी थी और उस टोटलिटी के बाद 28 दिन के बाद 20/6 में कार्सिनोसिन की टोटलिटी आई। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन तो इसकी आर्सेनिक ही थी, और अगर हम गलत पोर्ट्रेट वाली दवाई दे देंगे, हमने कुछ गलत पोर्ट्रेट दिया, केस बिगड़ जाएगा। ये केस बहुत सीरियस केस था,
ऑन बेड रिडन था, 4 साल से बेड रिडन केस था। तो आर्सेनिक की एक बात और बता दें हम आपको, कई बार आर्सेनिक देने के बाद केस बहुत डेंजरस भी हो जाता है। तो इसको इसलिए आपको आर्सेनिक देते समय बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। तो आर्सेनिक के पेशेंट को खासकर इस स्थिति में, जब केस बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट पैथोलॉजी वाला होता है, तो आपको आर्सेनिक को देते समय बहुत केयरफुल रहना होता है। बाकी केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना कोई डेंजरस नहीं होगा, स्लाइट एग्रीवेट करेगा, फिर हम उसको संभाल ले जाएंगे। लेकिन जब पैथोलॉजी प्रोमिनेंट हो तो आर्सेनिक को थोड़ा बहुत ध्यान से देना चाहिए, और उस समय जिस मेडिसिन का फुल फ्लेश पिक्चर आएगी दवाई वही दी जाएगी। फिर हिंड्रेंस आया तो कार्सिनोसिन दिया गया। और किसी का कोई सवाल? मैम आप फिर जो उसको कोई मेडिसिन चेंज की थी क्या मैम, कलकेरिया का? कैलकेरिया तो सब पैथोलॉजी खत्म हो गया होगा, जॉइंट्स पेन वगैरह रहा होगा, या फिर कुछ और रहा होगा उस समय। तो कैलकेरिया दिया गया था, हम देख के बताते हैं, एक मिनट। आर्सेनिक से आराम नहीं मिल रहा होगा उस समय, काफ मसल्स में पेन था, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट बहुत प्रोमिनेंट था, कमर का दर्द उसका दोनों पैरों में आ रहा था वापस, पहले जो कभी नहीं बताया था उसने। तो किसी कारण से काफ मसल्स में पेन था, कभी रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को आपको समझना पड़ेगा वहां पर। कुछ टाइम के लिए कैलकरिया हुई, फिर वापस हम आर्सेनिक में ही आए। तो इस केस के बारे में हालांकि बहुत कुछ बताना था अभी, लेकिन टाइम बहुत हो चुका है। और किसी को कोई सवाल हो तो पूछो, हम आपको जवाब देते हैं। मैम रिपोर्ट। हाँ। आप तो बता रही थी कि जो आर्सेनिक का पेशेंट होता है वो हम्म। वेरिस होता है मैम, क्या होता फास्टिडियस है? तो होता है, जैसे वेरिस होता है। तो क्या एक पेशेंट में सारे लक्षण आ जाएंगे क्या? एवरिस होगा? अगर और मैम एवरिस नहीं होगा तो क्या आर्सेनिक नहीं दिया जाएगा? नहीं नहीं मैम, दिया जाएगा, फास्टिडियस भी मिल रहा है मैम। अरे फास्टिडियस से मतलब नहीं भी फास्टिडियस होगा, आपको उस समय की सिचुएशन को भी समझना है। जरूरी नहीं है कि उस पेशेंट में वो सारे लक्षण मिलेंगे जो आर्सेनिक में की मेडिसिन में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है। हम फास्टिडियस नहीं होगा कोई पेशेंट, अगर आपको नहीं मिल रहा तो हम आर्सेनिक छोड़ देंगे, या एवरेस्ट नहीं होगा तो हम आर्सेनिक छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है वहां पर। मैम हम्म। मैम ये कह सकते हैं कि जब तक पेशेंट सामने नहीं होगा तो फोन पे इस क्लास से आप तरीका सीख सकते हो, लेकिन हाँ, पूरी मेडिसिन डिसाइड नहीं कर नहीं सकते हो कर सकते, आप। बिल्कुल बिल्कुल नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने की ना। जी क्योंकि जी। क्योंकि उन्होंने मोडालिटी को देखा, मोडालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप। मैम वहाँ वहाँ पे एक चीज और भी थी ना मैम, जैसे आप कहती है ना कि जो दवा है उसके अलावा जो आसपास की दवाएं हैं 7 8 जो आ रही थी, उनको भी क्लियर करना कि वो क्यों नहीं है। हाँ, वो क्यों नहीं है, मैं उस पे आती हूँ। तो ठीक है। जी। यहाँ पर इग्निशिया, एक इग्निशिया हो सकती है क्योंकि मेंटल शॉक उसको रहे हैं, तो उसके परिवार में उसका इकलौता भाई एक्सपायर हुआ है। लेकिन यहाँ पर इग्निशिया का जो हिस्टेरिकल स्टेज होता है वो जरूर दिखना चाहिए, है ना? तो इसलिए यहाँ पर इग्निशिया जैसा नहीं है। अब एक लाइको, लाइको की भी पर्सनालिटी अलग टाइप की होती है। एक लाइको दिखावे वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, तो लाइको की पर्सनालिटी भी एक अलग होती है। यहाँ पर आते हैं नक्स भूमिका। आप नक्स भूमिका के बारे में निश्चित रूप से सोच सकते हैं। नक्स भूमिका, स्टिफसिग्रिया, कैलकेरिया, नेट्राम्यूर, कालीफॉस, ये सभी दवाइयां सोच सकते हैं। सीपिया। लक्षण देखो, लक्षण क्या है कि इतनी बीमारी में भी क्या फास्टिडियसनेस बहुत ज्यादा है? आर्सेनिक का फास्टिडियसनेस चाहे कितना ही तकलीफ क्यों ना हो,
वो आपको दिखना चाहिए। बाकियों को अब उसका फास्टिडियसनेस किस चीज में दिखेगा, कि सामान सिस्टमेटिक है कि नहीं, या कोई काम ठीक ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है, या सारे काम मेरे हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन नक्श भूमिका का फास्टिडियसनेस किस तरफ जाएगा, उसका वो अपने एम्बिशन में उसका फास्टिडियसनेस जा सकता है। आर्सेनिक का साफ सफाई की तरफ ज्यादा रुझान होगा, नक्श भूमिका का अपना काम, अपना एम, अपना एम्बिशन, वो उसका चीज हो सकती है। स्टेप्स क्रिया कहीं ना कहीं एक ग्रीफ के साथ साइलेंट हो जाए, है ना। कैलकेरिया, कैलकेरिया में एक लेजीनेस, कहीं ना कहीं आलस, ये तो बार बार कैलकेरिया को भी काम की बहुत चिंता होती है। काम, काम पड़ा है, काम पड़ा है, काम पड़ा है, हमेशा उसके दिमाग में काम काम रहता है। ऐसे ही आर्सेनिक का भी हमेशा काम 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 रहता है। क्योंकि वो काम तो बहुत करना चाहती है लेकिन असमर्थ है, डिपेंडेंट किस पे है, बेटे पे है, हस्बैंड पे है। तो ये ऐसे कह पाना ये कौन सी दवाई, ये पेशेंट के बातचीत के नजरिए से समझ में आता है कि उसके, इनमें से कोई भी दवाई हो सकती है। लेकिन जब आप हिस्ट्री लेते हैं और उसके बातचीत का जो ढंग होता है वो बताता है कि कौन सी दवा हो सकती है ना। ये सल्फर का व्यक्ति होगा तो एक ईगो के साथ बात करेगा, आर्सेनिक का व्यक्ति होगा अपनी बीमारी के ही इर्द गिर्द ज्यादा रहेगा। समझे, हर मेडिसिन का एक कोर होता है, वो कोर मिलना चाहिए। अगर वो कोर आर्सेनिक का था तो आर्सेनिक दी गई। और मोडेलिटी, नाइट मोडेलिटी, जो 2 बजे वाली मोडेलिटी, उस समय उसको दिक्कत नहीं हो रही थी उतनी, क्योंकि वो कुछ हद तक ठीक वाला केस था। लेकिन 2 बजे तक उसको नींद नहीं आ रही थी, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बेचैनी थी। तो मोडेलिटी भी एक बहुत मायने रखती है। हर सिम्टम को आप रिपर्टरी में नहीं डाल सकते, कुछ भूमिकाएं बनानी पड़ती हैं। इसीलिए आपको डिजीज, अगर आप सीओपीडी को नहीं समझते रहेंगे, आप पैथोलॉजी नहीं जानते रहेंगे, देखो यहाँ पे कैल्सिफिकेशन वाला रूब्रिक कहीं लिया नहीं गया है ना। यहाँ पर कैल्सिफिकेशन देखा तो गया होगा लेकिन कुछ मिला नहीं होगा। कैल्सिफिकेशन जैसा कोई रूब्रिक मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने लिया नहीं। और सिर्फ चेस्ट, चेस्ट में लंग्स, लंग्स, चेस्ट में चेस्ट, ऐसा कोई मुझे रूब्रिक मिला नहीं, इसलिए मैंने लिया नहीं। अब आप समझिएगा, कल किसी ने बोला कैलकेरिया, ठीक, कैल्शियम डिपोजिशन है तो कैलकेरिया, यहां पर आर्सेनिक से ठीक हुआ है केस। तो आप समझ जाइए कि पैथोलॉजी जो आप, एक मोटी सी कहानी समझ में आती है। अगर आपको मटेरिया मेडिका का ठीक से नॉलेज नहीं होगा तो आप सही दवाई की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, आप पोर्ट्रेट नहीं बना पाएंगे उसका। तो सिम्टम्स के आधार पर किसी दवाई को डिसाइड नहीं किया जा सकता। सिम्टम्स, जो हजारों दवाइयां हैं, उनको 5-6 दवाइयों में, 10 दवाइयों में सीमित कर सकता है रिपर्टरी। लेकिन मटेरिया मेडिका पर अंततः जाना पड़ेगा सही दवाई के चुनाव के लिए। ये कुछ क्लियर हुआ जितेंद्र जो मैंने बोला? जी मैम। और कोई सवाल किसी को? मैम मैम गजेंद्र बात कर रहे हैं। हाँ गजेंद्र बताओ। मैम आर्सेनिक का जो मेन कोर है इनसिक्योरिटी, वो इस पेशेंट में हर जगह झलक रहा है, चाहे वो रिटायरमेंट के बाद हो, चाहे उसका फादर और ब्रदर की डेथ के बाद की इनसिक्योरिटी हो। ये आर्सेनिक का जो मेन कोर है, कोर रूब्रिक है, वो इनसिक्योरिटी है। इसमें कहाँ पर दिखा? मैम इससे रिटायरमेंट के बाद में उसको फाइनेंशियली इनसिक्योर तो हुई होगी। नहीं नहीं हुई होगी, सोचना नहीं ना है मैं, ना ना, यही वो नहीं तो नहीं करना बोल है। रही है ना, ना वो ना, बोले तो। बस जो होगी नहीं इनसिक्योर, आप देखिए यही प्रेजुडिस नहीं होना है, यही नहीं होना है। कहीं पर इनसिक्योरिटी नहीं दिखी उसको, अपनी एंजाइटी हेल्थ दिखी, हम असहाय हो गए, हम डिपेंडेंट हो गए, ये दिख रहा है उसको। इवन फियर ऑफ डेथ भी नहीं दिख रहा है उसको, कहीं पर भी उसने नहीं बोला फियर ऑफ डेथ। मैम बॉस ने बताया था हम्म, कि सब चीज कंट्रोल में रहती है, जो उसकी कंट्रोल से बाहर निकलती है ना,
सब चीजें, हाँ, डॉक्टर साहब ने बताया था ना, आपके कंट्रोल से बाहर चीजें हो जाए तब वो, तब वो बीमार होने लगता है। इसमें मैम सारी चीजें उसकी कंट्रोल थी, उसका एक रूटीन बना हुआ था हर चीज का, एक था जाना है आना है। हाँ और फिर जब वो रिटायर हुई तो उसकी जो सारा जो रूटीन था वो सब डिस्टर्ब हो गया। जी उसकी जो डॉक्टर साहब, कंट्रोल आप, था वो, हाँ डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे हैं। मैम मेरी आवाज आ रही है आप पे? बिल्कुल आ रही है, बताइए। जी मैम, ये कह रहा था मैं कि ऐसे स्थिति में यदि सल्फर या साइलिसिया, ये दो मेडिसिन आ रही होती तो क्या हम उनको देते उसको? साइलिसिया और आर्सेनिक दोनों में बहुत नहीं कमजोरी होती है। साइलिस नहीं मैम, सुनिए, देखिए साइलिसिया देते और हम सल्फर। हम कोई भी दवाई दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं कोई भी दवाई, वो दिखना चाहिए। दरअसल मैम, दरअसल मैम, केंट साहब ने एक जगह लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ मैम। जी। रेमेडी दैट इज डेंजरस इन एनी केस ought not to be considered as indicated even though the symptoms are similar. हम्म। माने जिस रोग के लिए औषधि खतरनाक है उसे उस रोग में प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे निर्देशित लक्षण विचारणीय नहीं होते हैं, ऐसा केंट साहब कह रहे हैं सर। देखिए, एक लाइन से केंट साहब की पूरी बातों को नहीं समझ सकते। केंट साहब जी किस संदर्भ में क्या लाइन कह रहे हैं, लेकिन हेनीमैन सर, केंट सर, विथॉल्कर सर, बाकी सभी ने यही कहा है कि हमको एक पोर्ट्रेट बनाना है, जो उस पोर्ट्रेट में फिट होगी हमें वही दवाई देनी है। जबकि कैल्सिफिकेशन में साइलेसिया और कैलकेरिया का एक बहुत अच्छा रोल है। आप कहीं नहीं पढ़ेंगे कि आर्सेनिक का रोल है। जी ये तो देखिए, प्रमाण मैं आपको दे रही हूं। आपने पहला सीटी स्कैन देखा, आपने दूसरा देखा, आपने तीसरा देखा, मैं प्रमाण बोल रही हूं, ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये जी मैम। होम्योपैथिक मेडिसिन बोल रही है। आप दरअसल मैम, देखिए, दरअसल कंफ्यूजन मत मैम तो पालिए डॉक्टर साहब, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो पोर्ट्रेट में दवाई आएगी वही दी जाएगी। हमारी समझ, जी जी देखिए हम केंट साहब को नहीं समझ सकते ठीक से। हम कितना समय, हम एक लाइन पे किसी को डिसाइड नहीं कर सकते, किसी पेशेंट की हिस्ट्री को भी एक लाइन पे डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर इतनी सारी गांठें थी और रिपोर्ट क्या कही कि यहाँ पर आपके ब्लड में भी कैल्शियम बहुत सारा है, और जी मात्र 3 महीने बाद जी ये रिपोर्ट आपकी आ गई। जी मैम। तो सिमिलिमम तो निश्चित रूप से है ये, आपका एक्सरे बोल रहा है। अब केंट जी साहब ने एक लाइन में इस बात को कहा, ये बात पूरी किस संदर्भ में कौन सी क्या बात कही, पूरी बात समझनी पड़ेगी। जी इसलिए मैम, दरअसल हम कंफ्यूज जी मैम, दरअसल हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, केंट साहब ने जो बात कही, आप जो आधा आपने आधा समझ रहे होंगे, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कंफ्यूज मत जी जी होइए, इसीलिए इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए क्लास रखा गया है। आप टोटली जी कंफ्यूज मत होइए। हमको सिर्फ पोर्ट्रेट बनाना है। अभी डॉक्टर जितेंद्र ने मुझसे सवाल पूछा, क्यों ना हम कार्सिनोसिन देने के बाद आर्सेनिक देते। हमने कहा नहीं, जो पोर्ट्रेट एग्जैक्टली फिट होगा वही दवाई दी जाएगी। जिस मेडिसिन के पूरे सिम्टम्स आ रहे होंगे हमें वही दवाई दी जाएगी। अब यहां पर देखिए, आर्सेनिक, साइलिसिया, साइलिसिया में भी कमजोरी होती है, आर्सेनिक में भी कमजोरी होती है। जबकि अगर हम जी मैम। कैल्सिफिकेशन को ज्यादा ध्यान देते तो हम भटक जाते। हमें पैथोलॉजी को बहुत ध्यान नहीं देना है, पैथोलॉजी को लेते हुए चलना है। हमें सिमिनिमम पोर्ट्रेट बनाना है। आप ढूंढ के ले आइए कहीं लिखा हो कि आर्सेनिक से कैल्सिफिकेशन ठीक होता है, आपको लिटरेचर नहीं मिलेंगे, लेकिन ठीक हुआ है। आप अपनी खुद की मेट्रिया मिटका बना सकते हैं, जिसमें ये रूब्रिक लिख सकते हैं कि कैल्सिफिकेशन कहीं पर भी बॉडी में हो, आर्सेनिक भी ठीक करती है। तो मेरे ख्याल से ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पालिए कि हम पैथोलॉजी को बहुत ध्यान में रखें। एक सिम्टम मेरे पास जी आया मैम। था, पेशेंट कह रही है कि अर्टिकेरिया हमको हो जाता है जब हम सनलाइट में जाते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। जी हम सनलाइट में जाते, स्किन,
अर्टिकेरिया, स्किन में इरप्शन, अर्टिकेरिया, सन एक्सपोजर टू, एक ही दवाई दी है, ठीक। वो दवाई शायद इग्निशिया है। और हमारे पास एक पेशेंट चल रही थी और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पल्सेटिला थी, लेकिन वो अर्टिकेरिया जल्दी ठीक नहीं हो रहा था। मैंने सोचा चलो इग्निशिया दे दें, इग्निशिया ने कोई काम नहीं किया। फिर अल्टीमेटली पल्सेटिला ने ही उस अर्टिकेरिया को ठीक किया। तो इसलिए बिल्कुल कंफ्यूजन मत पाल के रखिए। यहाँ रिपर्टरी सामने खुली रखी है, इंडिकेटेड मेडिसिन अर्टिकेरिया बता रही है एक सिम्टम के आधार पे, पर इग्निशिया ने कोई काम नहीं किया। हम बार बार इस चीज को बोलेंगे, इन्हीं कंफ्यूजन को खत्म करना है, इसीलिए ये क्लास रखी गई है। बहुत ही कठिन है मेरे लिए। 9 से सोचिए हम बैठते हैं 12:30 बजे और 12:30 से 10:30 हो रहा है, मैं अभी तक फ्री नहीं हुई, सिर्फ इसी कंफ्यूजन को। इसलिए हमें बहुत नहीं सोचना है अपने दिमाग से। जैसे डॉक्टर गजेंद्र ने बोला कि इनसिक्योरिटी दिख रही है, जबकि कहीं इनसिक्योरिटी नहीं दिख रही है। हम प्रिजुडिस हो जाते हैं। हमने देखा कैल्सिफिकेशन है, कैलक्रिया हो सकती है, हम पूरी हिस्ट्री में कैलक्रिया ही ढूंढ डालते हैं अगर हम प्रिजुडिस होते। ठीक, तो आज का क्लास यहीं क्लोज करते हैं। जो भी सवाल है आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखिए ग्रुप में, ताकि वो सारे सवाल क्लियर होने चाहिए। इवन किसी भी क्लास में किसी को कोई भी सवाल हो, आप जो गुरुकुल होम्योपैथिक वाला बना हुआ है ग्रुप, आप उसमें अपने कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं और उनका जवाब भी आपको मिलेगा, जितना हम समझ सकते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। और बाकी हम अपने गुरु से भी सलाह लेकर आपको जवाब दे सकते हैं, सही जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम थैंक यू यहीं मैम। खत्म करते हैं। और बहुत सारे सवाल होंगे, उनमें कंफ्यूज मत होइए। और चलिए लास्ट रिपोर्ट हम पढ़ के सुना देते हैं, ठीक है। एक्सरे देख ही लिया सबने। लास्ट रिपोर्ट कहती है एक्सरे चेस्ट posterior anterior view, trachea is normal। जूम बेटा कैसे होगा? ठीक। ट्रैकिया, एक्सरे चेस्ट posterior anterior view, trachea is central in position, costophrenic and cardiophrenic angles are normal, bronchiovascular marking and highlights are seen normal, both lungs field are normal, cardiac configuration is within normal limit, both the domes of diaphragms are normal, bony case and soft tissue normal। एक और रिपोर्ट है जो कहती है सब प्लूरल फाइब्रोसिस विद इन्फिल्ट्रेट सीन इन बाइलेटरल लंग फील्ड। ठीक है, जो टीबी की तरफ इंडिकेट कर रही है, वो टीबी की तरफ इंडिकेट नहीं कर रही है, एक्चुअली वो लिख देते हैं पैथोलॉजी वाले कि आप कंसीडर कर लीजिएगा, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के बाद भी फाइब्रोसिस हो जाती है। यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस की कोई हिस्ट्री नहीं थी, यहाँ पर कैल्सिफिकेशन की हिस्ट्री थी। वो ठीक हुआ तो फाइब्रोसिस दिखाई देने लगा, फाइब्रोसिस पहले से भी था। फाइब्रोसिस ठीक होता है, किताबें कहती हैं कि फाइब्रोसिस ठीक नहीं होता है, होम्योपैथिक कुछ भी ठीक कर सकती है, फाइब्रोसिस क्योर होता है। आपने देखा। चलिए अब हम इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और कल्याण मन के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मैम। शुभ रात्रि मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट। प्रणाम मैम। प्रणाम। नमस्ते मैम। नमस्ते। ग्रीन पर्दे वाले सबको नमस्कार।